गुड आफ्टरनून दोस्तों। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के सारथी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और आज से हम जीएस पेपर थर्ड के पार्ट ए अर्थशास्त्र वाले भाग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं कुछ। देखिए, हमारा जो ये तृतीय प्रश्न पत्र है, थर्ड पेपर है, इसका जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में अर्थशास्त्र वाले पोर्शन से आप मान के चलिए कि 120 मार्क्स का हमारा ये पूरा पेपर होगा। केवल हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, इसमें अगर सांख्यिकी की बात करें तब जाके ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। इसमें से मैंने 30 मार्क्स के अप्रोक्स आपका सांख्यिकी आएगा। तो आप मान के चलिए कि 120 मार्क्स का जो ये पेपर है अर्थशास्त्र वाला, इसे हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक बार थोड़ा पहले सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। पहली यूनिट जो है हमारी वह है भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू, जिसमें क्या क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, विकसित भारत 2047, विकसित भारत की ये जो संकल्पना है ये नीति आयोग के द्वारा रखी गई है। ठीक है, नीति आयोग ने ये लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था अभी विकासशील अर्थव्यवस्था है, कैसी है अभी हमारी अर्थव्यवस्था? विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसे हमें 2047 तक क्या करना है? विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, चुनौतियां, घटती उत्पादकता। क्या होती है घटती उत्पादकता? क्योंकि हमारे यहाँ जोतों का आकार कैसा है? छोटा है, जिससे क्या हो रही है? उत्पादकता घट रही है। उसके और भी कई कारण हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सरकारी पहल मतलब पीएम किसान योजना, ठीक है, और बहुत सारे जो प्लानिंग्स चल रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। कृषि मूल्य नीति, विपणन, वित्त, किस प्रकार से वित्त की व्यवस्था की जाए, बाजार के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण, भारत में औद्योगिक नीतियां, किस किस प्रकार की औद्योगिक नीतियां जो हमारे यहाँ लाई गई हैं और किस तरह से उनका विकास हुआ, क्या कमियां थी और अब हमने उनमें क्या सुधार किए हैं, इसके बारे में हम इनमें पढ़ेंगे। विनिर्माण और अधोसंरचना, जैसे कि मेक इन इंडिया एक बड़ा टॉपिक है आपका, एक बड़ी योजना है जिसके बारे में एक डायरेक्टली एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इसे अच्छे से देखेंगे। आतिथ्य और पर्यटन, ठीक है, पर विदेशी मुद्रा आय में क्या योगदान है पर्यटन से? जो हमारे यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं तो किस तरह से हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। भारत में वस्तु और सेवाओं का मानकीकरण। इस तरह से जो हमारी ये फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, अगली जो हमारी यूनिट है वो है कराधान और नीति परिदृश्य से रिलेटेड, जिसमें हम बजट पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति पढ़ेंगे, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी थर्ड यूनिट होगी वो होगी मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। यहाँ हमें, क्योंकि हम पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हमें कुछ चीज़ों को तथ्यात्मक रूप में भी देखना होगा। ठीक है, हमें कुछ आंकड़े लेने होंगे, जैसे जो मध्य प्रदेश के लिए जो बजट लाया गया है उसमें किन किन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या योजनाएं लाई गई हैं, किन किन चीज़ों को लिस्ट में रखा गया है ना। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में क्या क्या वस्तुएं हैं, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न या जोत, ये सारी चीज़ें अभी हमने एक भारतीय अर्थव्यवस्था के कंटेक्स्ट में देखी, यहाँ हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में देखेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास, पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन, यह हमने पहले भी देखा, यहाँ हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। फोर्थ यूनिट भी हमारी मध्य प्रदेश से रिलेटेड ही है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास दिया जाए रहेगा। इसमें हम गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन, इस तरह, या जनसंख्या का क्या प्रभाव है, जनसांख्यिकीय प्रभाव क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण, राजकोषीय अनुशासन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो यूनिट होगी हमारी वो होगी सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ हम कुछ भी शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी कि आपको जो पढ़ाया जाएगा या आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, इस सब्जेक्ट का दायरा क्या है,
है ना, किस दायरे में रहकर हमें पढ़ना है, या एमपीपीएससी की क्या डिमांड है। ठीक है, एमपीपीएससी क्या डिमांड कर रहा है हमें इस प्रश्न पत्र में। तो इन सभी पहलुओं को हमें देख कर चलना है। मैं यहाँ ये मानकर चल रही हूँ कि आप सभी लोगों ने एक बार सिलेबस को पूरी तरह से देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा। इस प्रोग्राम में जो भी जुड़े हुए हैं अभी स्टूडेंट्स या जो देख रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने सिलेबस देखा है तो एक बार फिर से देखें। कई बार हम इसके कई सारे हिडन पहलू होते हैं जिसे हम उस रूप में नहीं देख पाते हैं। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा पहले इस पर कर लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है और किस रूप में पढ़ना है। अब इसकी जानकारी हमें क्या किससे मिलती है, सिलेबस से मिलती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसके बारे में एक बार हम यहाँ देख चुके हैं। लेकिन क्या एक यही आधार है ना, कि जैसा जैसा सिलेबस में इसमें जो लिखा हुआ है क्या इसी के बिहाफ पे प्रश्न आ जाएगा, जैसे कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या इसी टाइप से प्रश्न आ जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न तो आते नहीं है कि सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हैं उसी के बेसिस पे प्रश्न आ गए हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बैक ईयर्स के पेपर्स देखने होंगे। क्या देखना होगा, बैक ईयर्स के पेपर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लास्ट ईयर एक प्रश्न पूछा था, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है कि जीडीपी अवस्फीति कारक क्या है, जीडीपी का अवस्फीति का आशय क्या है, या इसी टाइप से एक प्रश्न हमसे पूछा गया। क्या वो हमने यहाँ ये जो पूरा सिलेबस दिया है हुआ है, इसमें हमें कहीं दिखाई दिया जीडीपी के बारे में क्या कोई बात हुई? नहीं हुई। लेकिन ये इन टॉपिक्स में हिडन है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें जीडीपी दी हुई है। जब तक हम जीडीपी नहीं पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आय के बारे में बात नहीं कर सकते, हम आर्थिक विकास को नहीं बता सकते, आर्थिक समृद्धि क्या है इसके बारे में हम नहीं चर्चा कर सकते। तो इसीलिए हमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हिडन है, जिन्हें हमें अर्थशास्त्र के जो मूल तत्व हैं उनके ही माध्यम से उसे हमें पढ़ना है। यहाँ देखेंगे कि अर्थशास्त्र का आशय क्या है ना, अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उसका मीनिंग क्या है। तो अर्थ और शास्त्र, इन दो शब्दों से मिलकर अर्थशास्त्र बना है, जिसका अर्थ है, अर्थ का जो आशय है वह है धन, और शास्त्र का जो आशय होगा या जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, सिद्धांत होगा। अर्थात धन का सिद्धांत, क्या कहेंगे, धन का सिद्धांत। तो ऐसे सिद्धांतों का संग्रह या ऐसा विषय जिसमें धन से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, क्या है वह क्या है, अर्थशास्त्र है। यदि इसके हम व्याख्या देखें या इसकी हम परिभाषा देखें तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज के भौतिक कल्याण के कारकों का अध्ययन किया जाता है, के कारकों का अध्ययन किया जाता है, देखिए धन का सिद्धांत है, मतलब कि ऐसा विषय जिसमें धन से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, या धन का प्रयोग करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का संग्रह जिसका संबंध किससे है, धन से है, उसे क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ तक आप समझ पाए, है ना। यहाँ देखिए भौतिक कल्याण का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी वस्तु या सेवा जिसके लिए आप पे करते हैं, जिसके लिए आप धन मतलब पेमेंट करते हैं, वैसे जो उन कारकों का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। इसे आगे हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, इसके डेफिनेशन को। जो भी चीज़ें होंगी, जो भी मुझे लिखवाना होगा, जो भी नोट्स जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको लिखवाऊंगी। अभी सिर्फ आप समझें। अगर आप इसे 2 मार्क्स के लिए यदि सपोज इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डेफिनेशन पूछें तो आप इसे लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत समाज के भौतिक कल्याण के कारकों का अध्ययन किया जाता है और जिसमें धन का सिद्धांत दिया हो। ठीक है, अब क्या होगा आगे, हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था
ये एक नया शब्द है, ये एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई हमारे पास। अभी तक हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, अर्थशास्त्र में हमने धन से संबंधित सिद्धांत देखे कि धन का सिद्धांत दिया हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र एक पूरा का पूरा ब्रॉड थॉट है, ठीक है, जिसमें धन से संबंधित सिद्धांत दिए हैं और कई सारी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताया जाता है। क्योंकि यहाँ हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है वो किससे रिलेटेड है? भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो यहाँ हम अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ निकालेंगे, अर्थव्यवस्था का क्या आशय होगा, ये देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में अर्थ का मतलब तो फिर से धन ही हो गया, ठीक है, अर्थ का मतलब फिर से क्या हुआ? धन हो गया। और जो व्यवस्था शब्द है, तो व्यवस्था शब्द को हम इस रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक देश के पास क्या होते हैं? नागरिक होते हैं। प्रत्येक देश के पास नागरिक होते हैं और कुछ संसाधन होते हैं, और कुछ संसाधन होते हैं, और संसाधन होते हैं। और इन्हीं संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। ठीक है, ये व्यवस्था है। इस प्रकार ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का मतलब अर्थ और व्यवस्था। तो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि जो देश के पास, किसी भी देश के पास, किसी भी क्षेत्र विशेष के पास जो नागरिक होते हैं और जो वहाँ संसाधन होता है, तो उन संसाधनों का उन नागरिकों में इस प्रकार से आवंटन किया जाए कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो, और जिसमें मुख्य भूमिका किसकी हो? मुख्य भूमिका धन की। तो वह क्या हो गया? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, यहाँ आप ये थोड़ा सा समझ पाए। मैं हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज किसी भी देश के पास, मान लीजिए हमारे पास कोयले की अधिकता है। कोयला हमारे यहाँ संसाधन के रूप में काफी मात्रा में इसका भंडार है। ठीक है, तो कोयला है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कोयला किसी एनटीपीसी नाम की कंपनी को दे दिया। इस एनटीपीसी कंपनी ने सरकार को क्या किया? पे किया। ठीक है, जमीन का या तो रेंट के रूप में या उन्होंने इसे परचेस किया हो। ठीक है, तो सरकार को क्या मिला? पेमेंट मिला। ठीक है, सरकार को क्या मिला? पेमेंट मिला, है ना। हमने जमीन किसको दे दी? एनटीपीसी को। एनटीपीसी ने क्या किया? यहाँ पर एक पावर प्लांट लगाया। पावर प्लांट से क्या हुआ? पावर जनरेट हुई। ठीक है, और ये जो पावर जनरेट हुई, इस पावर को क्या किया गया? नागरिकों को आवंटित किया गया। नागरिकों को जब ये पावर आवंटित हुई तो क्या हुआ? नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। ठीक है, सामाजिक कल्याण हुआ, है ना। हमारे पास ये जो एसी, टीवी, कूलर, पंखे या इलेक्ट्रिसिटी या आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, अब इस टाइम पर तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना शायद कुछ हो सकता है ना। तो ये नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, सामाजिक कल्याण हुआ, अधिकतम सामाजिक कल्याण हुआ। ठीक है, तो ये जो संसाधन था, इसका आवंटन किस रूप में किया गया? किसे किया गया? एनटीपीसी को। और एनटीपीसी ने इससे क्या बनाया? पावर बनाया। और पावर क्या हुआ? नागरिकों को सप्लाई हुई, और नागरिकों ने भी इसके लिए क्या किया? एनटीपीसी को पे किया।
ठीक है, किस रूप में? इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में। तो आप क्या यहाँ समझ पाए कि यहाँ पर सारी की सारी जो प्रोसेस हो रही है वो किसके लिए हो रही है? यहाँ पर दो ही चीज हाईलाइट है, एक धन और एक सामाजिक कल्याण, ठीक है। तो ये वही व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो संसाधन है उन संसाधनों को नागरिकों को इस रूप में आवंटित किया जाए कि नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण हो और उसमें धन की भी मुख्य भूमिका हो। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अर्थशास्त्र में क्या है, सिद्धांत किसके लिए धन, अर्थात अर्थशास्त्र में हम उन सिद्धांतों का कलेक्शन है। अर्थशास्त्र में हम ये बताते हैं कि तो हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या था। अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का कलेक्शन है, उन सिद्धांतों का कलेक्शन है या उन सिद्धांतों का संग्रह है जिसमें जिनके आधार पर किसी देश के संसाधनों है। क्या है अर्थशास्त्र? एक सैद्धांतिक, है ना। अर्थशास्त्र क्या है? एक सैद्धांतिक विचारधारा है, ठीक है, विचारधारा है। जबकि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? जबकि अर्थव्यवस्था उसका वास्तविक रूप है। अर्थव्यवस्था क्या है? उसका वास्तविक रूप है, वास्तविक रूप है या स्वरूप है, ठीक है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों का संग्रह शामिल है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या है? विभिन्न सिद्धांतों का संग्रह शामिल है जिनका प्रयोग करके किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों का नागरिकों को जो आवंटन किया जा रहा है वो किस रूप में किया जा रहा है ये बताया जाता है। आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान रखेंगे कि यहाँ नागरिक है और ये संसाधन है, ठीक है। तो संसाधनों का क्या किया जा रहा है? नागरिकों को आवंटन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आवंटन। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? अधिकतम सामाजिक लाभ होगा, अधिकतम सामाजिक लाभ होगा। और जिसमें मुख्य भूमिका किसकी होगी? मुख्य भूमिका धन की होगी, भूमिका धन की होगी। यहां तक आपको समझ में आया? आगे हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु 4 संसाधन माने गए हैं। देखिए क्या माना गया है कि अर्थशास्त्र में दिया है ये, है ना कि हम अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है और अर्थशास्त्र एक क्या है? सिद्धांतिक विचारधारा है। तो इन सिद्धांतों में ही ये बताया गया है कि उत्पादन के 4 संसाधन, उत्पादन के 4 संसाधन कौन कौन से होंगे। अच्छा, इसके पहले हम ये समझ लें कि उत्पादन किन चीजों का होगा, क्या है जिसका हम उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन किसका होगा? वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं और सेवाओं का। अब वस्तुएं और सेवाएं क्या हैं? ऐसी कोई चीजें या इस टाइप से जो भी आपके हाथ में है, जो आपको दिखाई देती है, जैसे आप टच कर सकते हैं, वो सारी क्या है? वस्तुएं। लेकिन सेवाएं क्या है? जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको एक तरह की एक सर्विस दे रही हूँ, तो क्या आप इसे देख पा रहे हैं? आप एज अ गैजेट में इस वीडियो को देख पा रहे हैं, लेकिन मैं जो सर्विस दे रही हूँ, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? कोई डॉक्टर जिसके पास आप जाते हैं, आपका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो जो आपको सर्विस दे रहा है, आप उसे देख नहीं पाते, आप उसे छू नहीं पाते, ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं में जो डिफरेंस है ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन के 4 संसाधन
क्या बताए हैं, अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 संसाधन माने गए हैं। अब ये जो 4 संसाधन हैं ये कौन कौन से हैं? ये हो गए, सबसे पहला हुआ भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा होगा उद्यमशीलता। कौन सा होगा? उद्यमशीलता। ठीक है, ये 4 क्या हो गए? उत्पादन के संसाधन। उत्पादन के संसाधन। ठीक है, अब देखिए किस रूप में हमें ये चीजें, यदि हम किसी संसाधन भूमि के रूप में इस संसाधन का उपयोग कर रहे तो हमें इसके बदले में क्या मिलता है? किराया मिलता है। ठीक है, कि कोई ना कोई इनकम जनरेट हो रही है इसके माध्यम से। श्रम, अगर कोई भी लेबर जो है वो श्रम कर रहा है तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक मिलता है या मजदूरी आप कह सकते हैं। ठीक है, पूंजी, पूंजी में 2 तरह की चीजें आ जाती हैं, है ना। एक तो आप मान डायरेक्ट धन, ठीक है, डायरेक्ट जो मनी होती है वो, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो उसे आप मान सकते हैं मशीन या फिर टेक्निक्स, है ना। कौन कौन सी जो टेक्निक्स इसमें यूज की गई है तो वो हमारी किस में आएगी? पूंजी में आएगी। अच्छा, अगर ये हमारा जो पूंजी, जो हमारा जो संसाधन है, इसके लिए हमें क्या मिलता है? इसको यूज करने पर हमें क्या मिलता है? तो हमें किस रूप में इसमें पैसा मिलता है? ब्याज के रूप में। ठीक है, ब्याज के रूप में मिलता है। और फिर आता है उद्यमशीलता। तो उद्यमशीलता क्या है? उद्यमशीलता को क्या होता है? वो रिस्क लेता है। ठीक है, जो भी कोई फैक्ट्री लगा रहा है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कोई एंटरप्राइजेस स्टार्ट कर रहा है तो वो रिस्क ले रहा है, अपनी मनी लगा रहा है, अपनी भूमि को, मतलब ये सारे संसाधनों का उपयोग कर रहा है। इन तीनों संसाधनों का उपयोग करके वह एक रिस्क लेता है कि उसे इसमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, उसे लाभ होगा। ठीक है, तो अब यहां देखिए कि अर्थात इन संसाधनों का उपयोग करके हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एक आय प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? आय। और जब आय प्राप्त होगी तो क्या होगा? जीवन स्तर में सुधार होगा और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो कि पहले कैसी थी? अल्पविकसित से विकासशील हुई और विकासशील से हम विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, ये हर जगह की एक अर्थव्यवस्था का एक होता है कि ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग से ही वो बहुत डेवलप्ड होती है, धीरे धीरे करके उसमें विकास होता है। तो ये इन सभी का इसमें रोल होता है। ठीक है, ये जो संसाधन है, ये जो उत्पादन के संसाधन है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है ना, उसी के बेसिस पे आपकी अर्थव्यवस्था होती है कि किस तरह आपकी अर्थव्यवस्था कहाँ और कितनी आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ तक आप समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। देखिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत 2 समस्याएं होती हैं। के अंतर्गत 2 समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी 2 समस्याएं? ठीक है, सबसे पहली होती है संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव, ठीक है, और दूसरी होती है संसाधनों का उचित आवंटन होना। उचित आवंटन होना। देखिए इसमें बड़ी समस्या है कि आप ये देखिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर संसाधनों का अभाव है तो हम क्या कर सकते हैं? संसाधन, सपोज अभी हमारे यहाँ कोयला अच्छी खासी मात्रा में है, ठीक है, हमारे यहाँ कोयले का भंडार है, लेकिन हमारे यहाँ यूरेनियम के भंडार कम है। ठीक है, हम क्या करते हैं? यूरेनियम की पूर्ति के लिए हम आयात करते हैं। यह आयात करके हम क्या कर लेते हैं? इस संसाधन, ये जो संसाधन है, संसाधन का ये जो अभाव है, इस अभाव की हम पूर्ति कैसे कर लेते हैं? आयात करके। आयात करके हम इस संसाधन की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास बड़ी समस्या क्या है कि संसाधनों का उचित आवंटन।
कोई कहता है कि नहीं, यूरेनियम से हमें क्या बनाना है, यूरेनियम से हमें पावर प्लांट लगाना है। पावर प्लांट मीन्स जो एटम पावर है वो हमें बनानी है ना, उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। कोई कहता है कि नहीं, यूरेनियम से हमें कुछ और बनाना है ना। या कोयले से हम देखें तो कोयले से हमें क्या करना है, कोयले से हमें पावर जनरेट करनी है। तो ये जो संसाधन है, अब कोयला है, कोयले को सब अलग अलग, एनटीपीसी ने कहा कि उसे दे दिया जाए, और बाकी की और जो कंपनियां हैं वो भी इसे मांग रही हैं। तो इसका जो आवंटन है ये किस रूप में किया जाए, ये हमारे पास एक समस्या है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी जो अर्थव्यवस्था है, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो यहाँ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाइना की हो, यूएसए की हो, तो कोई भी अर्थव्यवस्था में जो विकास की प्रक्रिया है ना, विकास की जो प्रक्रिया है उसमें दो समस्याएं मुख्य होती हैं। विकास की प्रक्रिया में दो मुख्य समस्याएं होती हैं। दो समस्याएं कौन कौन सी? दो समस्याएं, पहली हो गई आपकी संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव, ठीक है। और दूसरी कौन सी हो गई आपकी? संसाधनों का उचित आवंटन, संसाधनों का उचित आवंटन। इसे हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, है ना, उपरोक्त समस्या को हम किस रूप में भी समझा जा सकता है कि पहला है, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कैसे किया जाए। दूसरी समस्या हो गई कि कैसे किया जाए, ठीक है। और तीसरी समस्या हमारी हो गई क्या, कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये हमारी मुख्य समस्या हो गई, ठीक है। अब जो संसाधनों का अभाव है, इसे तो हम कैसे ठीक किया कर सकते हैं। सपोज हमारे पास यूरेनियम हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है ना। अब अगर हम यूरेनियम, हाँ, एक मेन संसाधन है, इसकी पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम किसी और देश से आयात कर सकते हैं। आयात करके हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो जो संसाधन का जो अभाव है, इस समस्या को तो हमने कहीं ना कहीं दूर कर लिया। लेकिन संसाधनों का उचित आवंटन कैसे हो, है ना। उचित आवंटन में भाई, अगर सपोज हमने यूरेनियम मंगा भी लिया तो हम उत्पादन क्या करेंगे, है ना, क्या उत्पादन करना है हमें, और उसका कैसे करेंगे, और उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी हम देखेंगे। तो ये देखने के लिए आपने सुना होगा कि हर 10 साल में हमारे यहाँ जनगणना होती है। हर 10 साल में क्या होती है, जनगणना होती है। इस जनगणना में ये देखा जाता है कि 0 से 5 साल के कितने लोग हैं, ठीक है, युवा वर्ग कितना है ना, सीनियर सिटीजन कितने हैं, सीनियर सिटीजन कितने हैं, और मेल फीमेल का रेशियो क्या है, मेल फीमेल का रेशियो कहाँ है, कहाँ जनसंख्या अधिक है और कहाँ जनसंख्या कम है, ठीक है। जनघनत्व कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। ये इसलिए नहीं देखा जाता है, ये जो आंकड़े लिए जाते हैं ये इसलिए नहीं लिए जाते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि नहीं हमारी जनसंख्या इतनी आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये एक माना जाता है कि नहीं, हम इतनी जनसंख्या है, एक हमें नोन रहे हमारा। लेकिन अर्थव्यवस्था में इसका रोल कुछ और है। अर्थव्यवस्था में इसके लिए ये देखा जाता है कि अगर जनसंख्या युवा वर्ग की अधिक है तो युवा वर्ग को क्या चाहिए, आज का जो अभी का जो टाइम है उसमें युवा वर्ग को क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। युवा किससे आकर्षित हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। तो हमें किस चीज का उत्पादन करना होगा, हमें मशीन्स का उत्पादन करना होगा, ठीक है। सपोज अभी मोबाइल्स का काफी क्रेज है, मोबाइल या गैजेट्स का जो काफी क्रेज है, तो यहाँ अभी हमें किस चीज का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, इन गैजेट्स का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। मतलब ये एक हमारी समस्या यहाँ से कवर हो रही है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। ये हम कई सारी जगह से हम टेक्निक्स हम लेंगे, है ना। और उत्पादन किसके लिए किया जाए ये तो हमारा पता ही चल गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये जनसंख्या का जो जनगणना की जाती है अर्थव्यवस्था में, इसका रोल जो है वो अलग है। आप इसको जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे वहां उसका रोल अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ अर्थव्यवस्था में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो, अभी तक की वीडियो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। अर्थशास्त्र में हमने किसके बारे में पढ़ा, धन के सिद्धांत के बारे में, ठीक है, धन के
सिद्धांत के बारे में। आगे हमने क्या देखा कि अर्थव्यवस्था क्या है ना। दूसरा टर्म हमने क्या पढ़ा, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था जिसमें संसाधनों का जो आवंटन होगा वो इस प्रकार होगा नागरिकों को कि उनका अधिकतम कल्याण हो सके, ऐसी व्यवस्था। ठीक है। फिर हमने पढ़े उत्पादन के संसाधन कौन कौन से हुए। अच्छा, उत्पादन किन का, वस्तुओं और सेवाओं का, इसके बारे में भी हमने देखा। वस्तुएं क्या हुई और सेवाएं क्या हुई, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। वस्तुएं और सेवाओं, उत्पादन के संसाधनों का उत्पादन के संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा, जो कि अर्थशास्त्र के फैक्टर्स कहलाते हैं। अर्थशास्त्र के फैक्टर कौन कौन से हुए फैक्टर्स, पहला था भूमि, ठीक है, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम और चौथा है उद्यमशीलता। इनके बारे में भी हमने पढ़ा कि उत्पादन के जो फैक्टर्स होंगे या जो उत्पादन के जो संसाधन है ये क्या क्या होंगे। ठीक है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। इनका किस तरह से समायोजित किया जाए कि आय की प्राप्ति हो, आय की प्राप्ति। ठीक है, सारा का सारा जो हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं वो किस चीज पर डिपेंड करता है, आय पर, है ना, धन पर। मेन पक्ष इसका क्या है, धन है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने प्रकार की होती है ना। अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन से टाइप की होती है, आपने सुना होगा, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हम यहाँ आगे देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहला होगा अर्थव्यवस्था के प्रकार में, सबसे पहला होगा अंतर संबंधों के आधार पर। अंतर संबंधों के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर। ठीक है, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, संसाधनों के आधार पर। संसाधनों के आधार पर, ठीक है। और तीसरा हम लिखेंगे कि विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर। ठीक है, देखें यहाँ कौन कौन सी हो गई, अंतर संबंधों के आधार पर दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है आपकी। कौन कौन सी, एक हो गई ओपन और एक हो गई क्लोज्ड। हिंदी में कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है और बंद अर्थव्यवस्था क्या है। जो इंडियन इकोनॉमी है हमारी वो कैसी है, वह कैसी है, इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी है, ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है। जबकि क्लोज इकोनॉमी का जो एग्जाम्पल होगा वो हम नॉर्थ कोरिया का ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। क्या होती है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के होते हैं, वो कौन सी हो गई, खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है कि अपनी ही सीमा में, अपनी ही जो सीमा है किसी भी देश की, वहीं पर वो लोग वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं और वहीं उसकी खपत कर लेते हैं। ठीक है, वो ना तो आयात करते हैं और ना ही निर्यात करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, क्लोज्ड अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब संसाधनों के आधार पर या संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, है ना, तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की। सबसे पहली हो गई आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी हो गई आपकी पूंजीवादी और तीसरी हो गई आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी है,
है ना। इंडिया की जो अभी हमारी इकोनॉमी है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और विकास की अवस्था के आधार पर भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 टाइप्स? पहला हो गया आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था। दूसरा टाइप आपका हो गया विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरी हमारी जो हो गई वो हो गई विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित, है ना। हमारी जो इकोनॉमी है अभी प्रेजेंट टाइम में कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। और 2047 तक हम किस लक्ष्य की ओर हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर हैं। तो अर्थव्यवस्था का ये जो 3 टाइप्स हैं और इसके जो सब टाइप है, ये आपको इतने समझ में आए। आज की क्लास हम यहीं क्लोज करेंगे, कल हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो कल के क्लास में आगे हम देखेंगे कि अंतर संबंधों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है, जो ओपन और क्लोज्ड है, और जो समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये किसे कहा जाता है, इन किस आधार पर हमने इसे बांटा है, किस आधार पर हमने इसे रखा है। तो आगे की क्लास में इसकी बात करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, थैंक यू।